हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेशन रिसर्च में हमने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल किया था। उसके थ्रू हमने सिंप्लेक्स मेथड से कोई एलपीपी को सॉल्व करना सीखा था। तो उसमें हमने हमें मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम दे रखी थी और उसको स्लैक वेरिएबल ऐड करके हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया था। आज हम ऐसी प्रॉब्लम करेंगे जिसके अंदर हम सरप्लस वेरिएबल ऐड करेंगे। ये ध्यान रखना, सरप्लस के साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज होता है जो आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है मिनिमाइजेशन का। क्या है? मिनिमाइज z इज इक्वल टू मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और हमें सब्जेक्ट दे रखे हैं सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन दे रखी है x1 प्लस 7x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x1 प्लस 7x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। ठीक है, ये हमारी एलपीपी दे रखी है। तो जब भी आपको कोई भी एलपीपी सोल्व करना हो सिंप्लेक्स मेथड से, तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवाए हैं और कुछ फॉर्म करके कन्वर्ट करके बताई है। तो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पहले मैं आपको बता देता हूं। तो पहली बात जो होगी वो होगी कि हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज। ठीक है, अगर मिनिमाइज है तो उसको आप मैक्सिमाइज कर लो। कैसे? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा के। ठीक है, पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है? ऑल bi's आर पॉजिटिव। ठीक है, ये नोट करना है अपने को कि हमारे जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है उनके अंदर जितने भी इनक्वालिटीज हैं उसमें bi's हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है, बाय द वे कोई भी इनमें से नेगेटिव है, तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाना और ये साइन है वो चेंज हो जाएगा। लेस देन तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, bi's पॉजिटिव। तीसरी बात क्या है? जितनी भी इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी मतलब लेस देन और ग्रेटर देन, इनको आपको इक्वालिटी में बदलना है, इक्वेशन में बदलना है। ठीक है, ऑल इनइक्वालिटी कन्वर्ट टू इक्वेशंस में बदलना है। चौथी बात है कि सारे जो वेरिएबल हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, आर पॉजिटिव। तो ये चार बात हमें ध्यान रखनी है। अगर ये चारों बातें हमारी कोई एलपीपी सेटिस्फाई कर रही है तो हम उसको बोलेंगे कि वो हमारी एलपीपी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आई ना बात समझ में? तो कोई भी सिंप्लेक्स मेथड से एलपीपी सोल्व करनी है तो सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उनमें स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल ऐड करोगे। तो ये तो थी कंडीशन ए। दूसरी बात क्या थी? सॉरी, ये तो हो चुका है। सरप्लस और जो स्लैक वेरिएबल है वो इसमें आ जाएंगे। क्या है? इनइक्वालिटी है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें से आप घटा दोगे एक वेरिएबल। तो ऐसे वेरिएबल अगर हम घटा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम सरप्लस। ठीक है,
अगर ऐड कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे स्लैक वेरिएबल। तो इन दोनों में क्या आएंगे, सरप्लस वेरिएबल आएंगे। हाँ, अब आती है बात आर्टिफिशियल वेरिएबल की। आर्टिफिशियल वेरिएबल, जब भी आप सरप्लस वेरिएबल ऐड करोगे, मान सब्ट्रैक्ट करोगे, तब उसके साथ आपको दो, मतलब जो भी जितने भी एक इक्वेशन है तो उसके अंदर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो मैं बताऊंगा किस लिए क्या काम आता है। और इसके बाद हम इसकी क्या बनाते हैं, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनानी है। टेबल बन गई, उसके बाद हमें उस टेबल में ZJ माइनस CJ निकालना है। ऑल पॉजिटिव होना चाहिए, ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन उसके अंदर है वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज उसमें मोस्ट नेगेटिव वेक्टर ढूंढना है, मोस्ट नेगेटिव ZJ माइनस CJ देखनी है। जिस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग ZJ माइनस CJ मोस्ट नेगेटिव होगा वो हमारा इंटरिंग वेक्टर होगा। इंटरिंग वेक्टर होने के बाद हमें एक बेसिस में से एक वेक्टर निकालना होगा, डिपार्चिंग वेक्टर। उसके लिए हम मिनिमाइजेशन की देखेंगे। अब देखो, पहले एग्जांपल से ही समझते हैं इसको, ऐसे इससे समझ में आने वाला नहीं है। तो ये वाली हमारी प्रॉब्लम है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज जेड डैश नाम दे दो इसको। ये क्या है, माइनस जेड, यानी कि माइनस x1 माइनस x2। ठीक है, अब सब्जेक्ट पे आ जाओ, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो अब देखो सारे भी एज पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब इनमें ये देखो ग्रेटर देन है ना, तो इसमें ये ज़्यादा बड़ा नंबर है तो इसमें से कुछ घटाएंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो इसमें से आप x3 घटा दो, इसमें से x4 घटा दो। 2x1 प्लस x2 माइनस x3 और इक्वल टू 4। और आगे वाली क्या है, x1 7 x2 माइनस x4 इज इक्वल टू 7। और यहाँ पे x3 और x4 भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि x1 x2 x3 x4 ऑल आर पॉजिटिव। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप स्लैक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा, यानी कि एक वेरिएबल और ऐड कर दो। यहाँ पर भी एक वेरिएबल और ऐड कर दिया, ये भी क्या है। अब देखो नए वेरिएबल ऐड किए हमने, तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उनमें भी उनकी वैल्यू डालनी है। तो हमें हमारे पास जो इनके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट होती है वो हम 0 0 लेते हैं। तो इसकी तो 0 लेंगे, ठीक है, और x4 की भी 0 लेंगे। लेकिन x5 और x6 जो आर्टिफिशियल जो वेरिएबल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग हमारी जो कॉस्ट है वो माइनस m लेंगे, ठीक है। माइनस m x5 और माइनस m x6। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये हमारी होगी कंडीशंस, ठीक है। अब हमें इसको फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनानी है। तो एक चीज ध्यान में आई ना, आर्टिफिशियल वेरिएबल कब यूज करते हैं, कब, जब हमारा सिलेक्ट वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तब। अब इसकी टेबल बनाते हैं हम। तो यहाँ पे C का मतलब जेड में जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई है उनको आप यहाँ पे लाइन में लिख दो। -1 0 0 -m, ठीक है। फिर आएगा B,
ये बी का कॉलम है, बी के लिए 4 और 7, यहाँ पे y1 y2 y3 y4 y5 y6, और इनमें जो हमारे इक्वेशंस हैं उनके कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो पहली जो कॉलम है 2 1 2 1 x2 x2, तो इनके 1 2, x3 यहाँ x3 है नहीं 0 है, ठीक है, नीचे ऊपर कितना है -1 नीचे 0, फिर ये x4 ऊपर 0 है नीचे -1 है 0 -1, x5 ऊपर 1 है नीचे 0 है, तो 1 0 0 1, ये हमारी टेबल बन गई। लेकिन साथ में कुछ चीज़ें और आएंगी। अब बी हमारी बेसिस में हम कौन कौन से एलिमेंट लेते हैं। देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल का ऐड करने का यही मतलब है कि हमें स्टार्टिंग में जो बेसिस लेनी होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी होती है। तो यहाँ पे जब हम सरप्लस वेरिएबल घटाते हैं तो जो हमारी टेबल जो मतलब हमारी बेसिस में वो नेगेटिव यानी कि -i आता है, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें +i चाहिए। लेकिन अगर स्लैक वेरिएबल होता तो क्या होता, यहाँ पे प्लस और प्लस तो ऐड करते तो ये प्लस प्लस हो जाता, तो हमारे इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती ना, यहीं पे काम बन जाता। इसलिए स्लैक वेरिएबल जब भी ऐड करो तो उसमें आर्टिफिशियल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी बेसिस में वो स्लैक वेरिएबल वाली ही बेसिस बन जाती है। तो यहाँ पे बेसिस नहीं बन पाती है, नेगेटिव साइन आता है, इसलिए हमें एक और वेरिएबल ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिस में हम स्टार्टिंग में यही लेंगे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा हो, α5 और α6। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो क्या है, x5 और x6, और इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे कोस्ट है वो क्या है, -m। ये हमारी फर्स्ट टेबल बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हमें देखना है zj माइनस cj। अगर zj माइनस cj पॉजिटिव आ गया तो हमारा काम बन गया, हमें इससे आगे चलने की जरूरत नहीं है, सिंपलेक्स मेथड यहीं पे सोल्व कर देगा हमारी प्रॉब्लम को। तो अब देखो zj माइनस cj कैसे निकालते हैं। इस कॉलम के अनुदिश जब आप zj माइनस cj निकालोगे तो क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस ये वाला घटा दो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो -m, इसको इससे करवाया तो -2m, दोनों का ऐड कर दिया, और -1 घटा दो तो +1, यानी कि 1 - 3m आ गया, 1 - 3m आ गया। अब देखो इस कॉलम के अलोंग क्या करोगे आप, zj माइनस cj निकालो तो 2 - 2m और -m -3m, और ये सॉरी मैंने कहीं मिस्टेक कर दी, ये 7 था, ये 7 है। तो देखो -7 और -1 कितना हो गया, -8m, और -1 घटाना है तो 1 - 8m हो गया, 1 - 8m हो गया। अब यहाँ देखो ये माइनस और माइनस +m, यहाँ पे ये क्या हो गया +m, -m और -m में -m गया तो 0, -m और -m गया 0, ये हमारा zj माइनस cj आ गया। ये पॉजिटिव 0 0, ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं हमारे, इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हम एक और टेबल बनाएंगे जिसके अंदर वेरिएबल हमारे बेसिस के अंदर जो वेरिएबल आ रहे हैं वो चेंज होंगे। तो अब देखो हमारी बेसिस में ऑलरेडी क्या है, α5 और α6 है, अब हम चेंज करेंगे, ये हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन को नहीं ला रहे हैं। तो अब चेंज करेंगे तो एक वेक्टर को हटाओ यहाँ से और एक वेक्टर को नया ऐड करो। तो वो चीज़ देखने के लिए हम क्या करते हैं, zj माइनस cj जो मोस्ट नेगेटिव है, ठीक है, मोस्ट नेगेटिव zj माइनस cj इज इंटरिंग वेक्टर। तो इंटरिंग वेक्टर क्या होगा, जिसका zj माइनस cj सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे 1 - 3m और ये 1 - 8m, तो ये वाला ज़्यादा नेगेटिव में ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है।
तो ये वाला क्या होगा, इंट्रिंग वेक्टर हो गया, यानी कि ये y2 या अल्फा 2 के करस्पॉन्डिंग है। तो हमारे पास पहले ऑलरेडी बेसिस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, बेसिस में अल्फा 5 और अल्फा 6 थे। ये तो हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन को नहीं ला रहे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनमें से एक को हटाएंगे किसी को, तो और उसकी जगह आएगा कौन सा, ये तो हमें पता चल गया कि अल्फा 2 आएगा। अब इनमें से कौन सा जाएगा वो देखना है हमें, कि अल्फा 5 जाएगा या अल्फा 6 जाएगा। तो वो चीज़ देखने के लिए हम एक मिनिमम वैल्यू निकालते हैं किसकी, देखो मिनिमम रेशियो ऑफ किसका, जो भी हमारा कॉलम है इंट्रिंग वेक्टर है वो, और इसमें डिवाइड करना है। जैसे 4 में 1 का, 7 में 7 का, तो 4 में 1 का क्या तो 4 और 7 में 7 का क्या तो 1, तो इनमें जो भी मिनिमम वैल्यू है वो ही हमारा डिपार्चरिंग वेक्टर हो जाएगा, ये वाला हट जाएगा। ठीक है, यहाँ मिनिमम 1 है ना, तो इसको हम ब्रैकेट कर देंगे, इसको हम बोलते हैं की एलिमेंट। ठीक है, तो ये देखो किसके करस्पॉन्डिंग है, अल्फा 2 और अल्फा 6, यानी कि ये दोनों आपस में रिप्लेस हो रहे हैं। अल्फा 6 की जगह कौन सा आ रहा है, अल्फा 2 आ रहा है। तो अब नई टेबल हम बनाएंगे, तो नई टेबल बना लो। -1 0 0। एक चीज़ और नोट कर लो कि जो स्लैक वेरिएबल है वो कॉलम अगर इनमें से कोई हट गया, यानी कि अल्फा 5 और अल्फा 6 में से किसी ने इसकी जगह रिप्लेस ले ली, नया वेरिएबल ने नए बेसिस में, तो वो हट जाता है यहाँ से, इसको हटा ही दो। अब y6 गया ना, अभी जो अल्फा 6 है वो गया, तो इसको हटा दो लास्ट वाले कॉलम को, अब की बार लिखना ही नहीं है इसको। ठीक है, ओनली 5 वाले को लिखो। ठीक है, b y1 y2 y3 y4 y6 सॉरी y5। अब एक चीज़ और करनी है हमें कि हमारे जो ये मैट्रिक्स टाइप में है, इसमें इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, क्योंकि हमें बेसिस बनानी है ना, तो 1 0 तो है और यहाँ पे 0 1 बनाना है, 0 1। तो इसको 1 बनाना, तो इस पूरी लाइन को आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो दूसरी लाइन में हमने क्या 7 से डिवाइड कर दिया, 1 0 -1/7 और 0, और यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो नई जो रो है और एक ये पुराने वाली R1, इसमें 0 बनाना, तो इस वाली रो में से ये नई वाली घटा दो, तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1/7 गया 13/7, 4 में से 1 गया 3, -1 में 0 गया -1, 0 में से -1/7 गया तो +1/7, और 1 में से 0 गया 1। तो ये हमारी नई सिंप्लेक्स टेबल आ चुकी है। और एक चीज़ और है कि हमारा अल्फा 5 तो एज इट इज़ है, अल्फा 5 तो हमने चेंज ही नहीं हुआ, अल्फा 6 चेंज हो चुका है। अल्फा 6 की जगह क्या आ चुका है, हमारा अल्फा 2 जगह ले चुका है उसकी जगह अल्फा 2, और इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारी बेसिस एलिमेंट है वो क्या है, x5 और x2, और जो बेसिस CB ये XB और ये B, CB यानी कि कोस्ट वेक्टर जो हमारा, उसमें इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू क्या है, x5 के करस्पॉन्डिंग -m है तो -m, और x2 के करस्पॉन्डिंग -1 है, तो ये रख दो आप। ठीक है, अब निकालेंगे हम ZJ - इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, ऐड करो और -1 को घटा दो, तो इसको इससे करवाए तो -1/7, इसको इससे करवाए तो -13m/7। ठीक है, और घटाओ किसको 1, तो यानी कि ऐड हो जाएगा, तो 1 - 1/7 और -13/7, तो ये हो गया 6/7।
ठीक है, ये हो गया 6 माइनस 13m/7। इसके लिए देखो -1 0, तो -1 से -1 गया तो 0 0, ये +m, यहाँ पे देखो ये हो गया 1/7 और ये हो गया -m/7, यानी कि दोनों माइनस माइनस के ही है, सॉरी ये प्लस का है, 1/7 1 -m/7 आ गया और ये 0। तो ये चीज़ आ चुकी है। तो इनमें मोस्ट नेगेटिव क्या है, ये 13 है, बी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना 13। तो ये वाला मोस्ट नेगेटिव लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, इंटरिंग वेक्टर हो गया, ये वाला इंटरिंग वेक्टर है। डिपार्चिंग वेक्टर भी होगा एक, तो वो मिनिमम रेशियो निकाल लो आप, किसका, इसका इसमें इसका डिवाइड कर दो, इसमें इसका डिवाइड कर दो, यहाँ पे लिख दो। तो 3/13/7 कितना हो गया, 21/13, और 1/7 कितना हो गया, 7। तो इनमें से मिनिमम कौन सा है, ये वाला मिनिमम है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे की एलिमेंट क्या आ गया, ये वाला की एलिमेंट आ गया। तो अब देखो इंटरिंग वेक्टर क्या है, α1, डिपार्चिंग वेक्टर α5 हो गया। तो अब आप नई टेबल बनाओगे। अब α5 जा रहा है ना, α5 जा रहा है यहाँ से, तो इन दोनों को कॉलम को आर्टिफिशियल वेरिएबल को हटाओ यहाँ से। अब नई टेबल बनाएंगे। अब देखो ये इंट्री वेक्टर है, तो इसको बनाओ आप 1 0, की एलिमेंट को 1 बनाओ। की एलिमेंट को 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस पूरी रो को 7/13 से मल्टीप्लाई करवा दो। 7/13 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 हो गया, और 7/13 यानी कि 7 या 21/13, 21/13 0, -7/13 और ये क्या हो गया, 7 से 7 कट गया और 1/13। ये आ चुकी है हमारी फर्स्ट रो। अब हमें सेकंड रो चाहिए। सेकंड रो चाहिए तो हमें इसको 0 बनाना है ना, 0 बनाना है, तो इस वाली रो को 1/7 से मल्टीप्लाई करो, या फिर इसको 7 से डिवाइड करो और इसमें से घटा दो। तो हम क्या कर रहे हैं, R2 माइनस 1/7 R1 ऐसे कर रहे हैं। तो देखो ये तो हमारी, तो यहाँ पे तो 0 हो गया, इसको तो छोड़ो, तो 1 माइनस 0 हो गया, तो 1, 0 माइनस इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो 1/13 आ गया, 1/13। ये करके देख लेना, ये वाली तो रो है R2 और ये वाली R1 है, तो इस R2 में से इसको 7 से डिवाइड करके घटाना है, और -1/7 में से गया, -1/7 में से गया 1/7 इंटू 13, तो ये क्या हो गया, 14/7, तो ये हो गया 2/13, -2/13, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस इसको 7 से, यानी कि 3/13, 1 माइनस 3/13, 10/13, 10/13, ये आ चुका है। तो CB में क्या आ गया, यहाँ पे α1 और यहाँ पे α2, x1 x2 -1 -1, ये चीज़ें हमारी टेबल बन चुकी है। ZJ माइनस CJ निकालना है अब आपने को, उससे पता चल जाएगा अपना सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। ZJ माइनस CJ, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ और घटा दो ये वाला, तो इसको 0, ये -1 माइनस गया 0, 1 -1 0, तो -1 में -1 गया 0, 1/13 -1/13, और ये प्लस 7/13, 7/13, तो 6/13, ये कितना हो गया 2/13, और -1/13, तो ये आ गया 1/13। ऑल ZJ माइनस CJ आर पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन मिला है
x1 इज इक्वल टू 21/13, x2 इज इक्वल टू 10/13, x3 0, x4 0, x5 0, x6 0। ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है फॉर हमारी एलपीपी। आई ना बात समझे, क्योंकि हमारा ZJ माइनस CJ पॉजिटिव आ गया। तो ये हमारा सिंप्लेक्स मेथड था। इट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 21/13, x2 इज इक्वल टू 10/13 इज ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल वैल्यू क्या आएगी हमारे जो फंक्शन था x1 माइनस x2, तो इसको आप पॉजिटिव ले लो, ठीक है। z इज इक्वल टू 21/13 प्लस 10/13 यानी कि 31/13, ये हमारी ऑप्टिमल वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा किसी एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हो रहा है तो करो, और उसकी टेबल बनाओ, उस ZJ माइनस CJ निकालो। पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें मोस्ट नेगेटिव ढूंढो, और वो इंटरिंग वेक्टर हो जाएगा। एक डिपार्चिंग वेक्टर होगा, डिपार्चिंग वेक्टर हमें मिनिमम रेशियो निकालना है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप मिनिमम रेशियो निकालो तो पॉजिटिव मान लो नया वेक्टर ये हो गया, इंटरिंग वेक्टर है, तो आप सिर्फ इसका मिनिमम रेशियो निकालोगे, नेगेटिव वाले का नहीं निकालना, नेगेटिव वाले का कभी भी नहीं निकालना। अगर आपके BI जो है, ये जो Y3 है या Y4 जो भी है, इसमें अगर सारे के सारे यही हमारा इंटरिंग वेक्टर है, ठीक है, यही तो हमारा इंटरिंग वेक्टर है, और इसी में सारे के सारे नेगेटिव आ गए, सारे के सारे नेगेटिव आ गए, तो आप बोलोगे ऐसी एलपीपी का अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, यानी कि उसका कोई एक फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, यानी कि हमारे ऑप्टिमल की वैल्यू की जो है अनबाउंडेड होगी, ठीक है। तो ये हमारा था कोई एलपीपी से, किसी सिंप्लेक्स मेथड से एलपीपी सोल्व करना। थैंक यू।